दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे है, फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट 4 है, मॉड ऑफ द फंक्शन x माइनस 1 है। मॉड का अर्थ ये हो गया कि अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस 1 या प्लस एक्स माइनस 1 दोनों वैल्यू लेना होगा। तो ये माइनस एक्स माइनस 1 का मतलब हो गया कि माइनस एक्स एंड प्लस 1, तो इसको हम क्यों ना 1 माइनस एक्स लिख लें। तो माइनस लिखना होगा तो 1 माइनस एक्स बेटर होगा। और हम जानते हैं किसी भी फंक्शन के लिए अगर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b हो तो a और b के बीच में एक संख्या c लिख सकते हैं और तब फंक्शन को फ्रॉम a टू c एंड प्लस वही फंक्शन करके प्लस c जो यहाँ लिमिट होगा वही यहाँ लिमिट रख के अपर लिमिट b को लिख करके दो पार्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारा फंक्शन चूंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो मॉड का अर्थ एक नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव दोनों बात संभव है। तो हमने नेगेटिव 1 माइनस एक्स कर दिया क्योंकि तब इस केस में x माइनस 1 नेगेटिव हो रहा है। और फ्रॉम 0 टू 1 कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पर 1 है तो एक लिमिट 1 आ रहा है और वैसे हमारा लिमिट फ्रॉम 0 टू 4 है और इसके बीच में 1 है। तो फ्रॉम 0 टू 1 फॉर द नेगेटिव साइन ऑफ द फंक्शन x माइनस 1 के लिए 1 माइनस एक्स हो गया प्लस फ्रॉम 1 यहाँ भी ले लिया टू अपर लिमिट 4 और ये पार्ट पॉजिटिव मतलब x माइनस 1 ही ले लिया। तो 1 माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट पार्ट हो गया 1 मतलब यहाँ इंटीग्रेशन dx आएगा माइनस एक्स का इंटीग्रल वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू 1, यहाँ पर लिमिट अभी रखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए x माइनस 1 का इंटीग्रल वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस 1 है तो x होगा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखें फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर x के लिए 1 रखने पर 1 माइनस 1 अपॉन 2 आया और 0 खत्म हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्लस सेकेंड पार्ट में अपर लिमिट यहाँ 1 है, ये 0 है और यहाँ 1 है। तो अपर लिमिट यहाँ पर 4 रखा था, 4 4 जा 16 अपॉन 2 तो 2 8 16 तो 8 माइनस x के लिए 4 रखा था। फर्स्ट ये हुआ प्लस माइनस करके x के लिए 1 रखने पर ये 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कितना मान आता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 आ गया और प्लस फर्स्ट पार्ट में 8 माइनस 4 तो 4 आया और प्लस यहाँ है माइनस और माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। तो इस तरह 1 अपॉन 2 एंड प्लस 4 एंड प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 1 हो गया और 1 और 4 5। इस तरह से पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू 5 आया। क्वेश्चन नंबर हम 18 कर लिया, अब 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 19 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही पेकुलियर अजीब है, इसको करना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। मैं एक्सप्लेन करके इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि आपको बात समझाऊं। क्वेश्चन 19 क्या है देखिए इसको। क्वेश्चन 19 में हमें शो करना है फॉर द फंक्शन फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रल लिमिट और फंक्शन है f(x) इंटू gx। इसको शो करना है कि दिखाइए कि ये इतना होना चाहिए, कितना, तो ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, ये होना चाहिए fx dx। अगर, और उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि fx का मान है f a माइनस x, और दूसरा पार्ट एक रिलेशन दिया हुआ है कि gx एंड प्लस g a माइनस एक्स का मान ये 4 दिया हुआ है। तो सेकंड ये जो रिलेशन है इसके बेस पर हम लिख सकते हैं g a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस gx। और इनका हम इन रिलेशंस का एप्लीकेशन लेते हैं अपने रिलेशन में। तो इस फंक्शन में जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू दिया हुआ है उसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है, तो फंक्शन के लिए हम उसी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू a और fx को लिख सकते हैं f a माइनस एक्स और gx को लिख सकते हैं g a माइनस एक्स और dx। अब हम एप्लीकेशन लेते हैं। ये
ये दिया हुआ है एफ ए माइनस एक्स के बदले एफ एक्स लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, और इसके लिए एफ एक्स लिख लिया, और जी ए माइनस एक्स के लिए हमने अभी लिखा था 4 माइनस जी एक्स, इसको लिखते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स दे दिया बराबर। अब अलग अलग पार्ट कर ले, फ्रॉम 0 टू ए एंड एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर 4 आ गया, माइनस दूसरा पार्ट, इसमें फ्रॉम 0 टू ए और एफ एक्स जी एक्स आ गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और डी एक्स को यहाँ डी एक्स तो रहने दिया, और इसको रिलेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है इसको आई बराबर फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, और तब फर्स्ट और सेकंड को, ये आई है, दोनों रिलेशन को प्लस करें तो ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू आई बराबर, ये जितना है उतना ही ये सेकंड पार्ट है, तो प्लस माइनस कटेगा और बचेगा कितना, तो सिर्फ ये बचेगा, मतलब 4 एफ एक्स एंड डी एक्स। तो हम कह सकते हैं ये 2 से इसको काट दे तो 2 आ गया, मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया कि आई द इंटीग्रल वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ फ्रॉम 0 टू ए फॉर एफ एक्स डी एक्स, प्रूफ हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा। मुझे लगता है कि मैंने जो प्रयास किया शायद बात क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ऑड और इवन फंक्शन को चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ भी लोअर लिमिट जितना है उतना ही अपर लिमिट है। लोअर लिमिट का साइन माइनस, अपर लिमिट का साइन प्लस है, तो हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो इंटीग्रल वैल्यू 0 और इवन है तो उसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस पाई अपॉन 2 टू अपर लिमिट पाई अपॉन 2 फॉर द फंक्शन एक्स क्यूब है प्लस एक्स कॉस एक्स है एंड प्लस 10 टू द पावर 5 है एक्स एंड प्लस 1 है एंड डी एक्स है। चूंकि लोअर लिमिट माइनस पाई अपॉन 2 अपर लिमिट पाई अपॉन 2 है, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x के लिए माइनस एक्स रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मतलब ये तीनों पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो हमारा एक बच गया, 1 बच गया, जो 1 के लिए कुछ भी रखेंगे वो प्लस होगा, मतलब इवन फंक्शन है। उसके लिए हम ट्वाइस ऑफ फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 अभी हम इससे पहले डिस्कस किए थे, और dx लिख लेंगे। तो ये आ गया 2x, और x का वैल्यू अपर लिमिट पाई अपॉन 2 रखा, लोअर लिमिट 0 है, तो ये मान आ जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 2 का मतलब कि 2 से 2 क्रॉस हो गया, और टोटल इंटीग्रल वैल्यू इसका पाई आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट किया हमने। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसको क्यों छोड़ें, 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं। आइए इस पर आप ध्यान दीजिए, इसको जरूर समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ पर कोई फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई अपॉन 2 है, और गिवन फंक्शन लॉग के साथ है, इस तरह से कि लॉग 4 प्लस 3 sin x, 4 प्लस 3 sin x यही फंक्शन है, डिवाइडेड बाई नीचे डेनोमिनेटर में है कि 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x है, और चूंकि वेरिएबल x है तो यहाँ dx लिख लेते हैं, और इसको हमने i कह दिया, और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चूंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई अपॉन 2 है, फंक्शन वेरिएबल x है, तो x के बदले पाई अपॉन 2 माइनस x लिखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे आ गया कि फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2, और लॉग तो लिखेंगे, और 4 है यहाँ, 4 प्लस 3 साइन पाई अपॉन 2 एंड माइनस x होगा, अपॉन फिर वेरिएबल के लिए नीचे 4 प्लस 3 cos पाई अपॉन 2 एंड माइनस x आएगा। अब यहाँ भी dx है, और दोनों का वैल्यू रख देते हैं,
बराबर फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 हो गया, एंड लॉग भी है, और ऊपर ऐसे आ गया कि 4 प्लस 3 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स अपॉन नीचे 4 है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन एक्स और यहाँ डी एक्स हो गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लें, और पहले वाला ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दोनों को प्लस करें तो लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रेशन आई बराबर लिमिट को कॉमन कर ले पाई अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2, और ऐसे लिख लेते हैं लॉग इतना इंटू इतना, लॉग इतना प्लस ही आएगा तो इंटू कर देंगे, मतलब 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स होल अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, इंटू यहाँ पर 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स आ गया, 4 प्लस 3 साइन एक्स और dx, तो जितना ये है उतना ही ये कट गया और ये भी कट गया, तो log 1 आया, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू मतलब ट्वाइस ऑफ i 0, तो i बराबर 0। इस तरह हमने अब एक्सरसाइज नंबर 7.11 का लास्ट पार्ट था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू हमने 21 सारे क्वेश्चन किए हैं। प्रयास में कितना सफल हुआ आज को आप कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि फ्रॉम 0 टू पाई फॉर द फंक्शन x अपॉन 1 अपॉन साइन x है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वही प्रॉपर्टी की अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है, मान लीजिए कि अपर लिमिट a है और फंक्शन है fx, तो हम इसके लिए यूज करते हैं ऐसे फ्रॉम 0 टू a लिमिट वही रखेंगे, और फंक्शन में ऊपर के अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिखते हैं। इसका यूज करते हुए हमने इंटीग्रल को आई लेट कर लिया, गिवन फंक्शन है इतना, और फिर इस आई को लिख सकते हैं, अब x के लिए लिख दिया अपर लिमिट पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, फिर यहाँ x था वेरिएबल तो पाई माइनस एक्स कर दिया, और तब इसके दो पार्ट्स होंगे, एक पाई अपॉन ये डिनोमिनेटर ले लेंगे और दूसरा माइनस एक्स अपॉन ये डिनोमिनेटर ले लेंगे, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर साइन थीटा होता है। इस तरह से आई के लिए हमारा एक ये रिलेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखने पर, और दोनों इक्वेशंस को प्लस अगर किया जाए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ट्वाइस ऑफ आई हो गया बराबर ये पार्ट इस माइनस वाले पार्ट से कट जाएगा, और हमारे पास सिर्फ ये बच गया कि पाई फ्रॉम 0 टू पाई फॉर द गिवन फंक्शन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया, और साइन एक्स के लिए हम लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब x, और तब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, यहाँ भी पाई है अपर लिमिट, और dx अपॉन हमने 1 को रिमूव करना है, इसके लिए cos हाफ एंगल का फार्मूला का यूज करते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल हो गया, तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। इससे फायदा ये होगा कि 1 से 1 क्रॉस हो गया, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पर बच गया हमारा पाई अपॉन 2 फॉर द गिवन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है तो इसको हम सेक स्क्वायर और एंगल का वैल्यू मतलब पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 दे सकते हैं, जो बेसिक फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट पाई अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक tan होता है, तो tan और एंगल का वैल्यू पाई अपॉन 4 रख दिया माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर एक्स अपॉन 2 के लिए जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है माइनस 1 अपॉन 2 इसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन 2, और तब ये 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कटेगा, तो ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रेशन बराबर एक रिलेशन ऐसे आ गया, पाई तो रह गया
लेकिन tan पाई अपॉन 4 एंड माइनस एक्स अपॉन 2 ये इंटीग्रेशन आ गया। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। हमने प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 12 का इवैल्यूएशन किया। तो पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट को यही रहने देते हैं और अपर लिमिट पहले रखते हैं। तो tan में अपर लिमिट रखेंगे तो tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स के लिए पाई रखा तो पाई अपॉन 2 आएगा और फिर माइनस करके अब लोअर लिमिट रखा जाए तो एक्स के लिए 0 रखेंगे तो 0 हो गया और सिर्फ बच गया हमारा tan पाई अपॉन 2। अब इनका इवैल्यूएशन करते हैं, इनका वैल्यू रखते हैं। वैल्यू को रखने पर देखिए कितना इंटीग्रल वैल्यू आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 12 से बनाना शुरू किया है और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आइए इवैल्यूएट करते हैं। अब ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू आई ये बराबर हुआ पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट और tan पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 2। तो ये माइनस टेन पाई अपॉन 4 बचेगा और दूसरा वाला पार्ट भी माइनस 10 पाई अपॉन 4 बच गया और 10 पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ गया -1 तो -2। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आई इज इक्वल टू -2। इसलिए आई बराबर ये पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पर है पाई, तो आई बराबर -पाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो डेफिनेट इंटीग्रल है और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हमने इवेल्युएट किया तो इंटीग्रेशन का वैल्यू -पाई आया। नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैथ देख रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अभी बात करते हैं। पहले फंक्शंस हमारे सामने हो जाए और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। प्रॉपर्टी पर हमने कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हमने एक एक क्वेश्चन करते हुए और प्रॉपर्टी का हम यूज करते गए हैं अभी तक और मुझे आशा है कि ये प्रोसेस कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह से हम प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 क्वेश्चन ऐसे है। यहाँ पर एक अलग प्रॉपर्टी आएगी -पाई/2 टू +पाई/2। यही हमारा लोअर एंड अपर लिमिट का वैल्यू है। फंक्शन है साइन टू द पावर 7x है dx है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी फंक्शन f(x) के लिए अगर ये फंक्शन हम चेक करेंगे, अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और शर्त है कि लोअर लिमिट a हो अपर लिमिट +a हो। तो ट्वाइस ऑफ फ्रॉम 0 टू a और गिवन फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे, जब फंक्शन इवन हो और जब फंक्शन ऑड हो, ये फंक्शन ऑड हो तब इसका वैल्यू 0 हो जाता है। यही रूल है किसी भी फंक्शन f(x) के लिए। अगर ये इवन फंक्शन है तो इतना लिखेंगे, अगर ऑड है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है अगर इवन है तो इवेल्युएट करेंगे फर्दर और एप्लीकेशन लेंगे प्रॉपर्टी का। अगर ये ऑड है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फंक्शन को चेक करने पर, लेकिन शर्त है कि लोअर लिमिट पाई/2 है, अपर लिमिट सेम हो, नीचे वाले का साइन माइनस ऊपर वाले का साइन प्लस हो, तब ऐसा करते हैं हम। तो f(x) हमारा है साइन टू द पावर 7x है। अब यहाँ पर x के लिए, वेरिएबल के लिए अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस साइन का पावर 7 होगा। इस तरह से x लिख लेते हैं और तब ये माइनस ही रह गया। तो हमने देखा कि f(x) इज नॉट इक्वल टू f माइनस x। का मतलब है कि द फंक्शन f(x) इज ऑड फंक्शन। ये गिवन फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है और इस तरह से हम इतना डिस्कशन के बाद इसको लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा क्योंकि गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लिया जाए। क्वेश्चन 14 और इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन अच्छे हैं। सबका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब पर ध्यान देना जरूरी है और एक सरसरी नज़र में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मैं इसका उम्मीद करता हूं जब हम प्रयास करेंगे और एक्सप्लेन करने में समर्थ रहेंगे तो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे है, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट
अपर लिमिट ट्वाइस ऑफ पाई है और फंक्शन है कॉस का पावर 5 x dx है। इसी को हमें इवेल्युएट करना है। एक और यहाँ पर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए जिसमें लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट a हो और फंक्शन f(x) हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ द फंक्शन, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे a/2, तो यहाँ 2 कर सकते हो, मतलब ट्वाइस ऑफ द गिवन फंक्शन ऐसा कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। तो गिवन इंटीग्रल को अगर हम ऐसे लिख लें फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट 2 पाई है तो पाई कर देते हैं, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ द फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, तो cos टू द पावर 5 x dx है, तो हमने यहाँ पर 2 का ट्वाइस कर दिया और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट का हाफ कर दिया, तो 2 पाई था तो यहाँ पर पाई कर दिया। तो एक और प्रॉपर्टी का यूज होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आइए इवेल्युएट करते हैं। इसके लिए हमने इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ फ्रॉम इंटीग्रल वैल्यू 0 टू a मतलब पाई है, और cos टू द पावर 5 के लिए cos पावर 4x एंड cos x dx अगर लिख दें तो ये रिलेशन ऐसे होगा कि 2 फ्रॉम 0 टू पाई और cos टू द पावर 4 के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड होल स्क्वायर, फिर cos तो है ही cos x एंड dx। अब हम ऐसा इसलिए किए कि हम लेट करेंगे साइन के लिए, साइन x के लिए लेट करेंगे t और डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो cos x dx के लिए हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन dt नेक्स्ट वेरिएबल आएगा, तो हमारा रिलेशन रिड्यूस हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को ऊपर लिख ले, हमारा रिलेशन कुछ ऐसे तब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, हमारा पूरा रिलेशन ऐसे चेंज होगा। लिमिट को बाद में रखेंगे, फ्रॉम 0 टू पाई लिमिट हो गया, एंड 1 माइनस टी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और cos x dx के लिए dt आ गया। और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई, और ब्रैकेट में 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और dt हो गया। और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को छोड़ दिया हमने ऐसे, तो टी आएगा प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 है, तो 2 टी स्क्वायर है, तो टी टू द पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे। अब टी के लिए हम साइन एक्स रख लेते हैं, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट वैल्यू रखते हैं, और देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। इस प्रयास में आइए हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऐसे हो गया कि ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू जो भी है, और t के लिए हमने साइन x रख दिया, फिर प्लस साइन टू द पावर 5 है, साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 एंड साइन टू द पावर 3x, साइन टू द पावर 3x। अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई रखते हैं, तो पहले अपर लिमिट साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर जितने फंक्शंस है सभी साइन हैं, तो यहाँ पर x के लिए अगर हम पाई रखते हैं तो सारा वैल्यू 0 होगा, और माइनस करके x के लिए 0 रखते हैं लोअर लिमिट, तो साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा फंक्शन लिमिट रखने के बाद पूरे इंटीग्रल वैल्यू को हम 0 कह सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 आया जब हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे है, हल्का सा टाइम हमारा इरेज करने में खराब होता है, आइए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 15 का मान हम लिखते हैं पहले, और मान लेते हैं कि आई हमारा इंटीग्रल वैल्यू के लिए आई नोटेशन देते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2, लगता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही यूज करना होगा, और फंक्शन है कि साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx को लिखेंगे। अब हम प्रॉपर्टी का यूज कर दिया क्योंकि लोअर पर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट π/2 है, तो अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद लोअर लिमिट सेम रखते हुए और फंक्शन में x के स्थान पर जो वेरिएबल है उसके लिए हम लिख लेते हैं अपर लिमिट π/2 एंड माइनस x, फिर माइनस है कॉस के लिए लिखते हैं कॉस π/2 एंड माइनस x, फिर अपॉन पूरे का अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है तो साइन अपर लिमिट π/2 एंड माइनस एक्स, फिर इंटू कॉस के लिए अगर लिखा जाए तो π/2 एंड माइनस एक्स और वेरिएबल dx है तो dx लिख दिया। ये हमारा सेकंड फंक्शन और वैल्यू लिख लेते हैं फ्रॉम 0 to π/2 एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस एक्स, कॉस थीटा होगा तो यहाँ पर कॉस एक्स हो गया माइनस कॉस ये हो जाएगा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये साइन थीटा अपॉन सेम वे में 1 प्लस साइन के लिए कॉस होगा तो ये कॉस एक्स हो गया और कॉस के लिए साइन होगा तो साइन एक्स हो गया। अब यहाँ dx हो गया तो i के लिए इंटीग्रल वैल्यू i के लिए सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने ये है और फर्स्ट इक्वेशन और इसको लेट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और दोनों को प्लस करें तो लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रेशन i बराबर ये प्लस ये जितना नीचे है उतना ही यहाँ नीचे है, एलसीएम लेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा प्लस माइनस है साइन से साइन कटेगा तो 0 आ रहा है यहाँ पर कट करके इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। तो बड़ी आसानी से ये इंटीग्रल वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। क्वेश्चन नंबर 16 को पहले लिखते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या करना उचित होगा। तो इस प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 में भी मेन पॉइंट को हम जरूर डिस्कस करेंगे और जो सेकेंडरी होगा उसका एप्लीकेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को पहले दर्शाते हैं, हम कब लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे है कि लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई है, यहाँ पर बिग फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज शायद संभव हो। लॉग 1 प्लस cos x फंक्शन है, ऐसे यही हमारा फंक्शन है और हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर लेना है क्योंकि लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट पाई है तो वेरिएबल x है तो x के लिए हम पाई माइनस x लिख लेंगे। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए फ्रॉम 0 टू पाई log 1 प्लस cos के लिए लिख लेते हैं पाई माइनस x प्रॉपर्टी का यूज हुआ और यहाँ पर dx नोटेशन दे देते हैं। तो अब ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई log cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस cos थीटा होता है तो 1 माइनस cos x हो गया बराबर। अब हम 1 को रिमूव करेंगे और cos के लिए कुछ हाफ एंगल का प्रयोग करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई और log है और तब हम फंक्शन के लिए 1 माइनस तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल लिखेंगे। तो यहाँ चूंकि माइनस है तो ये साइन प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एंड हाफ ऑफ द एंगल मतलब x/2 एंड dx। इससे फायदा ये हुआ कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये हट गया। अब बराबर फ्रॉम 0 टू पाई और तब फंक्शन हुआ कि log 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल साइन स्क्वायर x/2 dx। इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं और log m इंटू log n बराबर होता है log m प्लस log n का यूज करें तो फ्रॉम 0 टू पाई और फर्स्ट पार्ट आएगा log 2 dx और सेकेंड पार्ट में प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई और log साइन स्क्वायर x आ रहा है तो 2 को यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये पावर को पहले ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और x/2 एंड dx कर लेते हैं। और इसके लिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हमारा फर्स्ट
बेसिक फॉर्म में आ गया, इसका वैल्यू आराम से लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए x/2 के लिए नेक्स्ट वेरिएबल t ले लें, तो यहाँ पर dx का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ dt, तो ट्वाइस ऑफ dx। यहाँ ऐसे करते हैं कि dx/2 ये बराबर हो जाएगा dt, तो dx/2 2dx, यहाँ पर 2 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा। तो ये पूरे इंटीग्रेशन को हम अगर लेट कर लिए तो ऊपर लिखते हैं। इसका वैल्यू कुछ ऐसे आया। अब इंटीग्रेशन हमारा बेसिक फॉर्म में आ गया है। फर्स्ट पार्ट हो गया कि log 2 एंड x, यहाँ पर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 टू पाई रखेंगे, और सेकेंड पार्ट हमारा ऐसे आ गया, ये प्लस है, प्लस 4 टाइम्स log sin t, चूँकि हमने यहाँ पर चेंज किया है sin t, और x/2 के लिए dt रखा है। तो अगर x 0 हो तो t का वैल्यू 0 होगा, और x का वैल्यू पाई रखें तो sin पाई 1 होता है, तो यहाँ 1 ले लेंगे। तो 1 लेने के बाद इसका वैल्यू, अब ये पाई log sin log 2 आया, और माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -4 नहीं, ये 2 पाई, 2 कटेगा, 2 पाई log 2 आएगा। तो -2 पाई log 2 और ये प्लस पाई log 2 का मतलब हुआ कि -पाई log 2, इतना आंसर आएगा। और ये सेकंड पार्ट आराम से इंटीग्रेट करके इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे, तो इतना आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब 17 को देखते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 को करने के प्रयास में हम किस प्रॉपर्टी का यूज करें, ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है। अभी लिखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, फिर हम प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। आई है फ्रॉम 0 टू ए है, और गिवन फंक्शन में ऊपर √x है, नीचे √x प्लस √a-x है और dx है। तो हम आई प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, बराबर फ्रॉम 0 टू ए, ऊपर अपर लिमिट a और माइनस वेरिएबल, अपन नीचे वाले फंक्शन के लिए भी a एंड -x प्लस √a, और x के लिए a माइनस करेंगे तो ये +x हो जाएगा, और वेरिएबल dx तो है ही। इस तरह से यहाँ पर आ गया फ्रॉम 0 टू a, और ऊपर आ गया √a-x, और नीचे √a-x एंड प्लस √x। अब दोनों को √x ट्वाइस ऑफ x, अब दोनों को अगर जोड़ें तो ट्वाइस ऑफ, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन आई, ये हो रहा है फ्रॉम 0 टू a, और हमारा फंक्शन √x अपॉन नीचे आ गया √x प्लस √a-x एंड प्लस यहाँ पर √a-x अपॉन √a प्लस √a-x और dx लिख लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं इस फंक्शन को, तो ये कट करके ऊपर जितना आएगा उतना ही नीचे, तो 1 आ गया। तो फ्रॉम 0 टू a dx फाइनल स्टेज में रिजल्ट आया, जिसका इंटीग्रल वैल्यू x होगा। तो हमने अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 रखा, तो ये a आया, मतलब ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू i का मान आया a,
तो इंटीग्रेशन आई का मान हो गया E/2। तो फाइनल स्टेज में ये आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 17